हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और काम वाम शुरू हो गया है करना? बेटा ये बताइए कि जिन लोगों ने लेट ग्रुप ज्वाइन किया है, जैसे कल कुछ लोगों ने कल ज्वाइन किया, किसी ने आज ज्वाइन किया, तो वो लोग कह रहे हैं मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है, फिर से समझा दीजिए कैसे। अब हम आप ये बताओ, लाइव क्लासेस होती हम लोग जो है अगर कॉलेज में होते तो एक टॉपिक को हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं। इसमें हम कैसे, हम तो वीडियो ही बना करके भेज सकते हैं ना आप लोगों को। तो सबसे पहले तो आप लोग ये काम कीजिए, जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने भी किया है, सबसे पहले तो आप लोग अपनी फ्रेंड से ले करके जो पहले के वीडियोस वगैरह हैं वो सब लीजिए और अपना उनको सुनिए। और जो मैंने पेजेस वगैरह सेंड किए किताबों, क्योंकि मैं डेली मटेरियल सेंड कर रही हूँ, वो मटेरियल मेरे अपने लिए नहीं है, आप ही के लिए वो मैं कर रही हूँ कि आप लोग जो है उसको कम से कम पढ़िए। एक दिन पहले उसकी रीडिंग कर लीजिए और क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज तो हम खुद ही एक एक करके, ये सारे एक एक क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं, केवल इसीलिए कि आपके पास किताब नहीं है, आपको करने में प्रॉब्लम होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? कम से कम पहले काम तो पूरा करो, और उसके बाद जब नहीं होगा तो जब हम लोग स्कूल में मिलेंगे तब जो जो टॉपिक, क्योंकि स्कूल में तो अभी एक बार और जो बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया उनको भी तो मुझे कंबाइंड क्लासेस तो लेनी ही पड़ेगी ना, तो फिर तब समझ लिया जाएगा। लेकिन अब ऐसे तो बार बार एक ही चीज़ को मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन सा टॉपिक, क्या किस टॉपिक को दूँ। या तो मुझे पर्टिकुलर लिख करके दीजिए कि मैम ये वाला टॉपिक आप दोबारा समझा दीजिए, तब तो मुझे समझ में आएगा कि ये टॉपिक मुझे रिपीट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और और सबसे मेरा जो है रिक्वेस्ट है मेरी ये आप लोगों से कि आप लोग पहले अपने फ्रेंड से लीजिए, वीडियोस वगैरह ले लीजिए, पहले के जो टेक्स्ट है, जो कुछ भी मैंने मटेरियल्स वगैरह दिया है वो सारा आप लोग उनसे लीजिए और उसको नोट कीजिए। बिना नोट करे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। और नोट करने से पहले उसको सुनिए कि मैंने क्या पढ़ाया, क्या पढ़ा रही हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ, उसको सुनिए, उसको बैठ करके। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, दूसरा, आज प्राची, हाँ प्राची 10th L, इन्होंने आज लिख करके भेजा कि मैम आपने सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखा है AgNO3, और कॉपर नाइट्रेट का आपने लिखा है CuNO3 का होल ट्वाइस। ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था। बेटा हाँ, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3 ही होता है और कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला यही होता है। कैसे होता है ये आप लोगों को 9th में जब हमने यौगिकों के सूत्र लिखना सिखाया तब बताया। देखिए, सिल्वर की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो कितनी होती है? +1 होती है। और नाइट्रेट की कितनी होती है? -1 होती है। जब आप इस तरीके से लिखेंगे Ag, फिर इनकी संयोजकता की अदला बदली करते हैं, तब बनेगा आपका फॉर्मूला AgNO3। समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से कॉपर की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? +2 होती है। और नाइट्रेट की आपको मालूम है, अभी हमने बताया, -1 होती है। तो आप लिखेंगे जब, और इसके बाद इनकी अदला बदली करेंगे तो क्या बन जाएगा? CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, समझ में आया प्राची? ये आपके लिए जो आपने अभी भेजा था मुझे कि मैम हमने मुझे भी लगा शायद हमने गलत लिखा क्या, तो फिर जब हमने देखा कि नहीं, हम गलत नहीं है, ये सूत्र यही होता है। क्यों होता है ये मैंने आपको करके बताया कि सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र AgNO3 क्यों होता है और कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला जो होता है वो CuNO3 का होल ट्वाइस क्यों होता है। समझ में आ गया? चलिए, तो आज हम लोग चैप्टर शुरू का आगे के क्वेश्चंस जो हम लोग एक्सरसाइजेस कर रहे थे, एक्सरसाइजेस में हमने आप लोगों को शायद क्वेश्चन नंबर 9 तक कराया था। और अभी ये अभ्यास, हाँ, और बार बार लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैम ये क्या, यही क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन करने हैं? बेटा क्वेश्चन तो हम खुद ही एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं। बाद में हमने क्वेश्चन की फ़ोटो भेज दी थी आपको कि आपको क्वेश्चन उतारने में आसानी रहे, और उनके आंसर्स तो हम खुद ही क्वेश्चन नंबर डाल डाल करके सारे सॉल्व करा रहे हैं। फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? चलिए, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हम लोगों ने किया था क्वेश्चन 9 तक, हम लोगों ने किया था ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। ठीक है ना, ये आप लोगों ने किया था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। चलिए, हम बोल रहे हैं आप लोगों को और डिक्टेट कर रहे हैं, आप लोग लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 डाल लीजिए और पहले रफ में लिख लीजिए, उसके बाद जो है उसको फेयर में कीजिएगा। या ऑडियो बना दे 3.
हाँ बेटा नोट कीजिए। जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के दौरान भोज्य पदार्थ का मतलब जो कुछ हमने खाया है। भोज्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। याद आया आप लोगों को, हमने बायो में पढ़ाया था ये रेस्पिरेशन में ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया को श्वसन कहते हैं। C6H12O6 ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। C6H12O6 ये क्या है आपका? ग्लूकोज। इसने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी तो क्या बना आपका? कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना और ऊर्जा निकली। ये रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। हो गया पूरा बैलेंस। देखिए कार्बन 6, ऑक्सीजन कितना है? 12, 6 दूनी 12 और इसके बाद ऑक्सीजन 6 ये है और 12 6 18, 6 दूनी 12 6 18। ठीक, ये आपकी रिएक्शन है ऊष्मा की, श्वसन की अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन आपका था श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या था कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो आपने देखा कि श्वसन अभिक्रिया में क्या हुआ कि श्वसन अभिक्रिया में ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जल बना और ऊर्जा निकली। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकल रही है, अर्थात यह अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ये अभिक्रिया लिख लीजिए जो अभी हमने जहाँ तक बोला है, उसके बाद ये अभिक्रिया लिखिए और फिर उसके बाद लास्ट उसमें लिखिए अर्थात उपरोक्त श्वसन अभिक्रिया में, अर्थात उपरोक्त श्वसन अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल के साथ साथ ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है।
ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था। सब लोगों ने नोट कर लिया? बेटा आप लोग चाहें तो जो लोग लिख सकते हैं वो लोग डायरेक्ट फेयर में भी कर सकते हैं काम। आप पढ़ना आपको है, ठीक है ना? तो जैसे आपको इजी पड़े उस तरीके से काम कीजिए। अच्छा 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन है आपका, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। बेटा इसमें देखिए, संयोजन अभिक्रिया भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वियोजन अभिक्रिया भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन करना आपको अपने आप से है, हम कराएंगे नहीं, हम समझा रहे हैं केवल आपको कि क्या करना है इसमें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। इसमें आपको दोनों की परिभाषा लिखनी है। पहले संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिख दीजिएगा, हम करा चुके हैं ये काम आप लोगों को। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखिएगा कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक, संयोजन अभिक्रिया में था, जैसे C+O2 क्या बन गया आपका? CO2 बन गया। समझ में आया कि नहीं? और वियोजन अभिक्रिया इसका जस्ट अपोजिट है। वियोजन में क्या होता है कि कोई एक पदार्थ जो है वो टूट करके क्या बनाता है? दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है? वियोजन। और ये क्या है? संयोजन। ये कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन। समझ में आया कि नहीं? ये हम लोग कर चुके हैं इस अभिक्रिया को। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको यही लिखना है। पहले संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के कोई एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण लिख दीजिएगा। फिर वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ जो है वो टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये उसके बाद उसके उदाहरण लिख कर लेंगे वाला क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग सब लोग कर लेंगे, और अगर नहीं कर पाइएगा तो मुझे लिख कर भेजिएगा कि हम नहीं कर पाए हैं, तो हम आप लोगों को इसका भी आंसर लिखा देंगे। ठीक, अच्छा इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती। चलिए ठीक है, हम आपको ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 12 हम करा रहे हैं, 11 आपको अपने आप से करना है। ठीक है, चलिए पहला है आपका क्वेश्चन दिया गया है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के का समीकरण लिखिए जिनमें कि ऊष्मा का प्रयोग, किसी एक का लिखना है जिसमें ऊष्मा का प्रयोग हुआ हो, जिसमें प्रकाश का उपयोग हुआ हो, और जिसमें विद्युत अपघटन हुआ हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया नंबर 1 हम लोग करेंगे। वियोजन अभिक्रिया जिसमें हम बेटा क्वेश्चन नहीं नोट कर रहे हैं, क्वेश्चन का वो वो क्वेश्चन जिसमें लिखे हुए थे वो एक्सरसाइज की फ़ोटो हम आप लोगों को भेज चुके हैं, आज हम फिर सेंड कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? तो उससे आप लोग ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का प्रयोग किया गया है, ऊष्मा का प्रयोग किया गया है। ठीक, इसमें अभिक्रिया ये आप पहले इस तरीके, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, फिर नंबर 1 डाल करके इस तरीके से हेडिंग लिख लीजिएगा कि वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का प्रयोग किया गया है। तो अभी हमने आपको बताया था CaCO3, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब तक तो नाम याद हो गया होगा सबको, ये कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या करते हैं? जब गर्म करते हैं, गर्म करने का मतलब क्या है? ऊष्मा। ठीक है ना? इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है? इसमें कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड गैस निकलती है। जहाँ भी जिस अभिक्रिया में गैस निकले बेटा ये ध्यान देना है आप लोगों को कि ये एरो का साइन जो है वो ज़रूर लगाना है, ठीक है। तो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, और इसके नीचे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा है आपको दिया गया है कि वियोजन अभिक्रिया जिसमें प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। इसको रब कर दें। अच्छा चलिए बैठ के लिख लेते हैं भाई। वियोजन, नोट करते चलिए साथ में, वियोजन अभिक्रिया जिसमें प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। उसका एग्जाम्पल लिखना है। तो सिल्वर क्लोराइड AgCl, AgCl क्या है, ये सॉलिड है, और इसको प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं तो ये क्या बन जाता है, सिल्वर बन जाता है, सिल्वर निकल जाता है, और क्लोरीन गैस जो है इसमें निकलती है, ठीक। ये हो गया सिल्वर क्लोराइड। ये क्या है, सिल्वर, ये अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, सिल्वर क्लोराइड। क्या बन गया, ये सिल्वर बन गया, ये सॉलिड है, और ये क्या बन गया, गैस, सिल्वर, ये क्लोरीन गैस निकल गई, ठीक। समझ में आ गया, ये हो गया। तीसरा है वियोजन अभिक्रिया जिसमें विद्युत का प्रयोग किया जाता है। ये नोट कर लीजिए, हम ऊपर वाला रब कर रहे हैं जब तक। जिसमें विद्युत का प्रयोग, ये 3rd नंबर है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया जिसमें विद्युत का प्रयोग किया जाता है, नहीं इलेक्ट्रिसिटी जब पास की जाती है तभी वो अभिक्रिया होती है। तो वो कौन सी अभिक्रिया है, जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों में टूट जाता है। समझ में आया। तो ये आपका लिक्विड है, ये जल है, और ये हाइड्रोजन है, और ये ऑक्सीजन गैस। ठीक, समझ में आ गया बेटा। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12, नोट कर लिए सब लोग। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको अपने आप से 13 क्वेश्चन जो है आपको अपने आप से करना है। यहाँ हम लिख रहे हैं अपने आप से करना है, ठीक। इसमें क्या है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। बहुत आसान है। आपने जो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं लिखी थी उसमें आपने विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं डेफिनेशन लिखी है, उनके एग्जाम्पल लिखे हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विविस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बीच में लाइन करेंगे, एक साइड में लिखेंगे विस्थापन अभिक्रिया, ठीक, और दूसरी साइड में लिखेंगे द्विविस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पर दोनों की परिभाषा लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद उदाहरण लिख दीजिएगा। ये हम करा चुके हैं, इसलिए हम दोबारा नहीं लिखा रहे हैं। दोनों के, इसका भी उदाहरण लिखेंगे, इसका भी उदाहरण लिख देंगे। समझ में आया। 13 नंबर क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 भी। ये हम ऊपर रब कर रहे हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है,
और कई बार कर चुके हैं, अभी इससे पहले भी हम लोग इसको ये रिएक्शन जो है लिख चुके हैं। इसमें क्या दिया गया है कि सिल्वर के शोधन, यानी जब सिल्वर मेटल का शोधन किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3। ठीक, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। यानी इस पे क्या किया जाता है, कॉपर धातु के से इसका विस्थापन किया जाता है। ये क्या है, सॉलिड है, और आपका सिल्वर नाइट्रेट क्या है, ये एक्वस है, इसके ऊपर अभिक्रिया होती है, सिल्वर नाइट्रेट इसमें अभिक्रिया कराई तो क्या होता है, कॉपर द्वारा विस्थापन किया जाता है। सिल्वर को हटा करके कॉपर इसकी जगह ले लेगा और सिल्वर को अलग कर देगा। तो कैसे होगा ये, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। ठीक, बैलेंस नहीं है, इसको हमें बैलेंस करना है। ठीक, देखिए हो गई बैलेंस। ये आपका एक्वस और ये आपका धातु प्राप्त हुई सिल्वर। ये अभिक्रिया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ये। पहले क्वेश्चन नोट कीजिएगा, फिर ये लिखेगा, और यहाँ पे इनके नाम लिखने हैं आपको। ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, और ये कॉपर धातु, क्या बन गया ये, कॉपर नाइट्रेट। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया कि यहाँ पे AgNO3 है, यहाँ CuNO3 का होल ट्वाइस क्यों है, समझ में आ गया है ना सबको। कॉपर नाइट्रेट और ये क्या है, सिल्वर धातु। ठीक, अच्छा ये नोट कर लीजिए 14th क्वेश्चन। अच्छा 15th क्वेश्चन क्या है, अवक्षेपण के से आप क्या समझते हैं। 15th क्वेश्चन, अवक्षेपण से अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। चलिए ये हम इसकी डेफिनेशन हम बोल रहे हैं, नोट कीजिए। अवक्षेपण को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेट। समझ रहे, जब अभिक्रिया, अभी आप लोग 11th में जब जाएंगे, जो लोग साइंस साइड जाएंगे प्रैक्टिकल करेंगे वहाँ पर, तो जब दो विलेन को आपस में आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे एक नया विलेन जो प्राप्त होता है, नए तरीके का एक सेमी सॉलिड मटेरियल प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट या अवक्षेपण कहते हैं। चलिए इसकी अभी क्या है, इसकी डेफिनेशन हम आप लोगों को लिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर ज़रूर डाल लीजिएगा। फिर हमसे पूछते हैं मैम ये लिखना है, कौन सा क्वेश्चन करना है। हम बार बार क्वेश्चन नंबर भी बोल रहे हैं और आंसर भी उसका बोल रहे हैं। चलिए लिखना शुरू कीजिए। पहले हेडिंग डालिए अवक्षेपण, लिखिए जब दो विलयनों को मिलाया जाता है, जब दो विलयनों को जब दो विलयनों को मिलाया जाता है तो उनकी अभिक्रिया से एक अविलेय के मतलब जो घुला हुआ ना हो, उनकी अभिक्रिया से एक अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है जो विलयन से नीचे, जो विलयन में नीचे स्थिर हो जाता है, जो विलयन में नीचे स्थिर हो जाता है। बेटा एक मिनट ज़रा सा समझ लीजिए कि जैसे आप लोग क्या करें कि दूध में खौलता दूध गर्म हो रहा है, उसमें अगर आप नींबू का रस मिला देंगे तो क्या होगा, दूध फट जाता है ना। और फट जाने से क्या होगा, जो उसका सॉलिड वाला पोर्शन, जो मोटा मोटा वाला पोर्शन होता है, वो क्या होता है, वो नीचे की ओर जम जाता है और पानी पानी ऊपर हो जाता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, अवक्षेपण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, सेम अभिक्रिया है ये। चलिए एक बार हम इस डेफिनेशन को फिर से रिपीट कर रहे हैं। जब दो विलयनों को मिलाया जाता है तो उनकी अभिक्रिया से एक अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है
जो विलयन में नीचे स्थिर हो जाता है, इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेपण कहते हैं। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेपण कहते हैं तथा इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं तथा इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, इसका उदाहरण लिखिए। Na2SO4। Na2SO4 क्या है ये? सोडियम सल्फेट। इसकी अभिक्रिया जब दूसरे बेरियम क्लोराइड से होती है, ये अभिक्रिया भी हम लोग कर चुके हैं, बेरियम क्लोराइड से होती है, तो क्या बनता है? BaSO4 बनता है, प्लस क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड Na2NaCl। ठीक है, तो ये आपका जो बनता है बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। ये आपका क्या बनता है? अवक्षेप बन जाता है और ये आपका लिक्विड बन जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो इनका नाम सोडियम सल्फेट, ये अभिक्रिया उदाहरण में लिख लीजिए। सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, और सोडियम क्लोराइड। ये नाम आपको याद होगा, लिख लीजिए। ये क्या है आपका? और जो सॉलिड आया है, यानी ये क्या चीज़ है? अवक्षेप। समझ में आया कि नहीं? ये अभिक्रिया आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया में है। तो इसमें आप उदाहरण लिख लेंगे कि जब सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से कराई जाती है तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। समझ में आ गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, क्योंकि ये ऑक्सीकरण अपचयन वाली जो है आप लोग अभिक्रिया लिख चुके हैं, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है 17वां क्वेश्चन है आपका। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। चलिए, कौन सा क्वेश्चन हमने कहा है अपने आप से करने के लिए? नहीं करना है। 16वां क्वेश्चन आपको नहीं करना है, उसको काट दीजिएगा। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो आप लोग एक बार कर चुके हैं। अपचयन उपचयन की डेफिनेशन लिख चुके हैं, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 17। क्या दिया हुआ है? एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। उस X तत्व एवं काले रंग के यौगिक का नाम लिखिए। ठीक है, तो इसमें क्या है? भूरे रंग का चमकदार तत्व X क्या होगा? कॉपर है, जो कि वायु की उपस्थिति में जब उसे गर्म किया जाता है कॉपर को, तो वो कैसा हो जाता है? काले रंग का हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यह वायु के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। चलिए, इसको लिख ली, पहले थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लीजिए, फिर हम डेफिनेशन लिख देते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं, इसका आंसर बोल रहे हैं। लिखिए, भूरे रंग का चमकदार तत्व X, भूरे रंग का चमकदार तत्व X क्या है? कॉपर है, जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है।
क्योंकि क्योंकि यह वायु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्योंकि यह वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड बनाता है। लिख लिया सबने? एक बार हम बोल रहे हैं, देख लीजिए किसी का छूट गया हो तो। भूरे रंग का चमकदार तत्व X कॉपर है और वह जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, क्योंकि यह वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। समझ में आ गया बेटा? अब इसकी रिएक्शन लिखनी है आपको। कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है? Cu। ये क्या है? सॉलिड। और इसने किससे क्रिया करी? वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी, इसके साथ गर्म करने पे, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऊष्मा। समझ में आएगी नहीं? और इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, ट्रायंगल बना दिया जाए तो इसका मतलब भी क्या हुआ? गर्म करना। ऊष्मा गर्म, इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये CuO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक, ये क्या है? ऑक्सीजन। और ये कॉपर। ठीक, ये रिएक्शन लिख लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18, ये तो आप लोग कर ही लेंगे। लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं? संक्षारण से रोकने के लिए। ये हमने आप लोगों को संक्षारण का जो नोट्स लिखाए थे उसमें है इसका आंसर, उसी से लिखिए, हम नहीं कराएंगे, अपने आप से कर लीजिएगा। फिर तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किए, भी हम नहीं कराएंगे। ये विकृत गंधिता का शॉर्ट नोट्स हमने जो दिया था उसमें इसका आंसर है, ढूंढ करके अपने आप से लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं लिख पाइएगा, जो लोग लिख लीजिएगा वो उसको उसकी पिक जो है वो सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है ना? और अगर नहीं लिख पाइएगा तो भी लिख के भेज दीजिएगा कि हमें नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम इसको आंसर जो है आपको अगली क्लास में हम आप लोगों को लिखा देंगे ना। ये चैप्टर आपका पूरा जो है, पूरी एक्सरसाइज हो गई है आप लोगों की। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और रह गया है। ठीक, ये बहुत साल देखिए, ये जो अब इसके बाद नहीं, ये कर चुके हैं हम लोग, ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। 20वां वाला देखिए, निम्न पदों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण। संक्षारण और विकृत गंधिता पे शॉर्ट नोट्स हम लोग लिख चुके हैं, इसलिए अब इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 18 करना है और 19 करना है। इसका अपने आप से लिखना है। 17वां हमने करा दिया है, 16वां करना नहीं है आप लोगों को, ठीक है? तो अब ये चैप्टर पूरा आपका ख़त्म हो गया है। मंडे से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अम्ल, क्षार और लवण। केमिस्ट्री का ही सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब तक जो है आपके पास संडे आपको पूरा मिल रहा है। संडे तक हर लड़की का, चारों सेक्शन के हर बच्चे का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूरी एक्सरसाइज हो जानी चाहिए ये, क्योंकि हर क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है। ठीक है बेटा?